स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया था, इसकी वो याद है आपको? क्या बोलते हैं डेफिनेशन? क्या होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? इट इज द प्रोसेस ऑफ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेवलपिंग विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड फिर उनको अचीव करने के लिए क्या करते हैं हम स्ट्रैटेजी चाहिए होती है ना, वी नीड अ स्ट्रैटेजी फॉर टू अचीव दोस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर वो स्ट्रैटेजी को लेकिन सर बनाने से पहले क्या करना पड़ता है, एनालिसिस, एनालिसिस करना पड़ता है। तो वो यहाँ पे मिस होती है, वो बात लिखनी चाहिए ना, उसको अपन ने लिखी। तो क्या करते हैं हम, एनालिसिस करते हैं, किसका, इंटरनल का या एक्सटर्नल का? दोनों का जरूरी है, एक का करके क्या ही कर लोगे आगे से। एक्सटर्नल का, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको क्या पता लगता है, बताया था मैंने, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जब अपन एनालिसिस करते हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट दो टाइप्स का होता है बेटा, है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट दो टाइप्स का होता है। अच्छा मैं इसको लिखता हूं, और ये चार्ट जो मैं बना रहा हूं, ये चार्ट आपको भी अभी नहीं कुछ नहीं आएगा नहीं इतने में, एक बढ़िया से पेपर पे बना करके नोट्स में लगाना, ठीक है। सो पहले समझो इसको, अभी बनाने पे कंसंट्रेट मत करो, समझने पे करो। तो बिजनेस एनवायरनमेंट, पहली बात तो ये क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट मींस द एनवायरनमेंट इन एंड अराउंड बिजनेस। क्या बोला मैंने, द एनवायरनमेंट इन एंड अराउंड बिजनेस, दोनों दोनों ही आते हैं, समझ गए मेरी बात। सो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इसके अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट भी होता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी होता है, ठीक है भाई। इंटरनल एनवायरनमेंट भी है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी है, ठीक है। अब ये पूरे को ही बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, कहां पढ़ा हमने, चैप्टर नंबर 3 में। क्या क्या पढ़ा था, भिड़ते ही पहला टॉपिक क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, खड़े रहना 10 मिनट। क्या पढ़ा था अपन ने, सबसे पहला टॉपिक भिड़ते ही याद करो, थोड़ा मेमोरी में तो याद करो, स्टेक होल्डर्स, है ना, मैनेजिंग की स्टेक होल्डर्स। उसके लिए एक मैट्रिक्स पढ़ी थी, क्या नाम था उसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसमें से, बहुत बार आया है और थोड़ा सा हाई लेवल का भी आया है, बढ़िया वाला। क्या नाम था टॉपिक का, मेंडिलोस मैट्रिक्स। फिर हमने स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग पढ़ी थी, ठीक है। काफी चीजें पढ़ी अपन ने उसमें, प्रोडक्ट क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, मार्केटिंग कितने प्रकार की होती है। फिर हमने पढ़ा वो माइकल पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रैटेजी, है ना, वो कितने प्रकार की होती है, 3, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस स्ट्रैटेजी। फिर हमने एक दोनों सबका बढ़िया वाली एक स्ट्रैटेजी कौन सी होती है, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी, वो भी पढ़ लिया। फिर हमने वो कोर कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाला पढ़ लिया। कोर कॉम्पिटेंसी के 2 क्वेश्चन है, याद रख लो। पहला क्या था, वो 3 पॉइंट्स वाला, सीके प्रहलाद एंड गैरी हेमल, ठीक है। फिर क्या था, 4 स्पेसिफिक क्राइटेरिया टू बिल्ड, हाउ टू बिल्ड अ कोर कॉम्पिटेंसी, 4 स्पेसिफिक क्राइटेरिया, समझ में आ गई मेरी बात। और उसके बाद लास्ट वाला टॉपिक क्या था, वो था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का, वो एक ही क्वेश्चन है, कोर कॉम्पिटेंसी के 2 और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के 1। वो क्वेश्चन क्या था, हाउ टू सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उसे सस्टेन कैसे करते हैं। तो उसमें 4 चीजें पढ़ी थी हमने। पहली चीज क्या होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी, क्या नहीं होना चाहिए, ट्रांसफरेबिलिटी, और क्या नहीं होनी चाहिए, इमिटेबिलिटी, और क्या होनी चाहिए, नॉन सब्सटीट्यूटेबिलिटी। ऐसे याद होना चाहिए और अंदर भी इसको धीरे धीरे रीड करना, इन 3 क्वेश्चंस को अपने आप याद होने लग जाएंगे, समझे। सो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 3 में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसको बोलते हैं चैप्टर नंबर 2। इंटरनल एनवायरनमेंट को क्यों एनालाइज करते हैं हम, इंटरनल, जब हम खुद के अंदर झांकते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या क्या है, हमारे अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारी स्ट्रेंथ है, ठीक है, जिनको हम यूज करके किसका फायदा उठा सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज का। सही है, एक बात बताओ, कोई बेवकूफी होगा जो अपॉर्चुनिटीज का फायदा किससे उठाएगा, वीकनेस, बोले ये तो मेरी वीकनेस है, इसी से मजे लूंगा, देख, ऐसे कभी होता है नहीं, ठीक है। वी ऑलवेज कैपिटलाइज ऑन अपॉर्चुनिटीज यूजिंग आवर स्ट्रेंथ ना। ऐसे ही और क्या होता है सर, जब हम अपने अंदर जानते हैं तो सर सुपरमैन ही थोड़ी होते हैं सब की स्ट्रेंथ ही होती है सर, सुपरमैन का भी क्या होता है, वीकनेस, नरम दिल का होता है, लवी डवी बॉय, समझ रहे हो मेरी बात, ऊपर से ताकतवर दिखता है अंदर से रोमांटिक होता है, तो वीकनेस तो उसके अंदर भी
होती है। समझ गए ना भाई, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बोथ एग्जिस्ट इन वन पर्सन, राइट। चलो, तो जब हम इंटरनल का एनालिसिस करते हैं तो क्या पता लगता है, खुद की स्ट्रेंथ का पता लगता है और खुद की वीकनेस का पता लगता है। समझदार आदमी वही है जिसको पता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस क्या है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है भाई। अब जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं तो हमें किस चीज का पता लगता है? हमें पता लगता है आने वाली अपॉर्चुनिटीज का और थ्रेट्स का। कोई बता सकता है अपॉर्चुनिटी क्या होता है? मतलब हिंदी में तो मतलब सब बता दोगे, मौका को बोलते हैं, लेकिन इसका डेफिनेशन क्या है बताओ। और बताओ, और सोचो, अपॉर्चुनिटी की डेफिनेशन कोई बना सकता है? ग्रोथ करने का एक जरिया। चलो, इसको मैं फ्रेम करता हूं, आपको बताता हूं इसकी डेफिनेशन सही क्या होती है। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी? नोट्स में नहीं है, ऐसे बता रहा हूं। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है? दैट फेवरेबल इवेंट विच कैन स्ट्रेंथन आर पोजिशन। ये वो फेवरेबल इवेंट होता है। अपॉर्चुनिटी मतलब कोई मौका मिलना, कोई इवेंट ऐसा होना जो हमारी पोजीशन को क्या कर देता है? मजबूती दे देता है और मजबूत कर देता है। फेवरेबल कंडीशन, तभी तो मैंने वर्ड क्या यूज किया, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी? इट इज दैट फेवरेबल इवेंट और कंडीशन दैट स्ट्रेंथन्स द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये वो चीजें होती है सर, ये वो मौके, ये वो इवेंट्स होते हैं, ये वो फेवरेबल इवेंट्स होते हैं जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन को मजबूत बना देते हैं और बढ़िया कर देते हैं। तो यही तो होता है अपॉर्चुनिटी। अभी तो बोलता है अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ, तो किससे क्या हो जाएगा? हमारी पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। अच्छा, एक क्या होते हैं सर? थ्रेट्स। अब थ्रेट्स क्या होते हैं सर? थ्रेट्स वो अनफेवरेबल इवेंट्स होते हैं जो आपकी पोजीशन को क्या कर सकते हैं? डैमेज। समझिए, तो ये वो चीजें हैं, ये वो इवेंट हैं जिनसे हमारी पोजीशन को क्या हो सकता है? कुछ नुकसान हो सकता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? थ्रेट। अब मैं आपको इसका एक और चीज बताता हूं। एक ही चीज, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या होते हैं? ये एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इट इज टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू टेक इट। समझ में मेरी बात? तो वो आपके लिए है कि आप उसे कैसे लेते हो। द सेम थिंग, कोई भी बदलाव जब आता है एनवायरमेंट में तो वो आपके ऊपर है, आप उसे कैसे लेते हो, ठीक है। इफ यू वांट टू टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी और यू वांट टू टेक इट एज अ थ्रेट। समझ में आ गई? वो एक ही चीज होती है, ये अलग अलग नहीं होती है, होती एक ही चीज है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आज कोर्स चेंज हो जाए, अभी 2024-25 में क्या हुआ, सीए का कोर्स बदल गया। अब क्या हो गया, बोले और लोगों को लगा, बोले ये कैसे होगा, ये और वो, टाइम बदल दिया, टाइम कम कर दिया। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांट टू टेक इट। अब या तो उससे डर के बैठ जाओ, बोले और ये तो और अपने से नहीं हो पाएगा, तो ये तो आपने थ्रेट की तरह सोच लिया उसको, तो आपको वो डैमेज करेगा फिर। या फिर आप कैसे भी ले सकते हो, कई लोग उसको कैसे लेते हैं? अपॉर्चुनिटी की तरह। वो क्या करते हैं? चेंजेस को बदले, को ये है एक ही चीज, चेंज, बदलाव। एनवायरमेंट क्या होता रहता है? चेंज। बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता रहता है? चेंज। हमने क्या पढ़ा था, याद करो पहले चैप्टर में, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशंस। कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करने के बाद भी हम कई बार जरूरी नहीं कि सक्सेसफुल हो जाएं। क्यों? बिकॉज इट इज सब्जेक्टेड टू सम लिमिटेशंस। उसमें भी क्या होती है? कुछ कमियां। क्या कमी होती है? पहला पॉइंट ही क्या था? बिजनेस एनवायरमेंट इज डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है सर? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है, क्योंकि वो क्या होता है? काफी कॉम्प्लेक्स होता है और बदलते रहता है, स्थिर नहीं रहता, स्टैटिक नहीं है, एक समान नहीं रहता। वो क्या होता रहता है? बदलते रहता है। तो जब बदलते रहता है तो सिचुएशंस बदलती रहती है, और जब चीजें बदलती हैं तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे परसीव करते हो। इफ यू टेक इट पॉजिटिवली एज अ अपॉर्चुनिटी, और इफ यू टेक इट नेगेटिवली एज अ थ्रेट। समझ में आई मेरी बात, है ना। मान लो भाई है, इसका ब्रेकअप हो गया, अब भाई साहब, अब दो सिचुएशन हो सकती है, या तो उसको ये कैसे ले ले, ये जो बदलाव आया है इसके जीवन में, ठीक है, कुछ कुछ दिनों पहले तक गुड मॉर्निंग गुड नाइट चल रहा था, टेक केयर बाबू ये सब चल रहा था, बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, सब चल रहा था, ठीक है। बट अचानक से जमीन बदल गई, आसमान बदल गया, है ना, फीलिंग्स बदल गई। समझ रहे हो? अब ये जो बदलाव आया, मैं ये नहीं बोल रहा ये अच्छा है या बुरा है, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हिम हाउ ही टेक्स इट, राइट। सो
अगर हो सकता है ये उसे पॉजिटिवली ले, बोला यार कोई बात नहीं बेटा, अब देख तू अब की बार इससे बढ़िया, समझ रहे हो? तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी की तरह उसे ले रहे हैं। बोले बढ़िया है, वैसे भी जान खाती थी, पढ़ने नहीं देती थी, पढ़ाई खराब हो रही थी। सो ही टुक इट वेरी पॉजिटिवली, है ना? सो ये आप पे डिपेंड करता है। और सम पीपल मे टेक इट एज अ थ्रेट, बोला अब क्या होगा मेरी तो जीवन ही खराब हो गया, उससे बढ़िया तो मिल ही नहीं सकती, समझ रहे हो? शायद मुझ में ही कुछ कमी थी। आई बात समझ में? तो ये चीजें होती हैं। द सेम इवेंट, चीज तो एक ही हुई ना, देखो आप, बदलाव तो एक ही हुआ था। तो ये जो इसका देखो, बदलाव हमेशा जब भी होता है तो एक बार के लिए थोड़ा अजीब लगता है, बट आप पे डिपेंड करता है आप उसे कैसे लेते हो। एक अपॉर्चुनिटी की तरह लोगे बहुत बढ़िया, नहीं लोगे तो आपको नुकसान करेगा, वो डैमेज करेगा। अपॉर्चुनिटी की तरह लोगे तो फायदा करेगा। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो बिजनेस के इन एंड अराउंड चीजें बदलती रहती हैं, और ये जब चीजें बदलती हैं, जब ये चेंजेस होते हैं, तो क्या निकल के आती है वहां से कुछ। अब या तो आप पे डिपेंड करता है कि क्या निकल के आती है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। समझ में आई मेरी बात? कोविड आया, कोविड, है ना? अब कोविड वैसे अगर देखा जाए तो भाई इंसानियत के लिए अच्छी चीज नहीं थी, अगर उस पर्सपेक्टिव से देखें, फॉर ह्यूमैनिटी, क्योंकि उससे बहुत लोगों की क्या हुई, मौतें हुई, ये और वो, है ना भाई? सही है, दुनिया में थोड़ा बहुत है। मैं वही तो कह रहा हूं, ऐसे देखा जाए, देखिए इंसानियत के तौर पे कि भी पूरी दुनिया में बहुत लोगों की मौतें हुई, सो इट वाज अ बैड थिंग। बट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्या हुआ उस समय, कई 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 कंपनीज के लिए, कई बिजनेस के लिए क्या था ये, एक अपॉर्चुनिटी थे, अपॉर्चुनिटी की तरह था। ठीक है, वो एक अपने इंडिया में एक बहुत बड़ी कंपनी है, अमीर कितना बन गया वो, क्या नाम है उसका, आधार पूनावाला। आधार पूनावाला, पुणे, समझ गए? आधार पूनावाला ने क्या बनाया था आपका वो, ये वैक्सीन। और सिर्फ ना सिर्फ इंडिया में, पूरी दुनिया में बेची उसने। समझ रहे हो मेरी बात? तो देखा आपने, उसमें उसने उसमें भी क्या उठा लिया, फायदा उठा लिया साहब, है ना? तो ऐसे ही कई कंपनीज थी जो कोई ये ऑनलाइन क्लासेस और इनका, अन अकेडमी, मतलब ऐसे नाम लेना नहीं चाहिए लेकिन ठीक है लेना पड़ेगा, अन अकेडमी हो गया, और वो क्या नाम, बाइजूस, पीडब्ल्यू, ऑल दीज कंपनीज टुक अवे, राइट? समझ गए? तो ये इनका, इनके लिए क्या रहा, एक अपॉर्चुनिटी। देखो बदलाव, क्योंकि आदमी घर में बैठा था। उससे पहले साइंस, ये जो आईआईटी वाईआईटी करते थे बच्चे, द ओनली ऑप्शन वाज फॉर देम वाज एलन, एंड दे नेवर थॉट कि यार घर से भी पढ़ सकते हैं अपन। समझ रहे हो? हमको वहां जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे रहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट टेक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। वहां पे यार सोचो भाई, बहुत सारे स्टेट्स के बच्चे आते हैं कोटा में आके पढ़ने आते हैं, आपने आपको भी पता है, पहले आते थे ना, अभी भी आते हैं। तो आते थे, फिर खर्चा होता है 3 4 4 लाख, तो उसकी फीस मतलब बहुत हाई लेवल की फीसिस होती है। फिर ऊपर से वापस स्कूल करवाते हैं उनको, फिर क्या बोलते हैं, उसके बाद में उसका वो क्या बोलते हैं, खाना वाना एवरीथिंग, वो है ना, पीजी वीजी ये सब होता है। उसके बाद फिर वो कई बार सुसाइड हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सारी चीजें हैं, है ना? तो लेकिन कोविड ने क्या सिखाया, बोले यार ये कोविड में जब देखो, वैसे तो लाशें गिर रही है, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्या हुआ, कुछ कंपनीज के लिए वही सेम चेंज, कुछ के लिए क्या रहा, अपॉर्चुनिटी, और कुछ के लिए क्या हो गया, थ्रेट। एलन की लग गई लंका, और अन अकेडमी, बायजूस एंड ऑल दिस पीडब्ल्यू, दे तो कहा ही इनका भाई साहब मजे हो गए, सही है कि नहीं? देख रहे हो आप? तो ये क्या, सेम चीज कैन बी एन अपॉर्चुनिटी, कैन बी एन थ्रेट। समझ गए? ऐसे होता है। वो खान सर का देखा, खान सर भी उसी टाइम पे बहुत ऊपर आए थे, उससे पहले नहीं जानते थे अपन लोग, है ना? सो वो कैसे, अब देखा बदलाव। ठीक है, तो ये सब होती है, सब चीजें ना। तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एक्सटर्नल एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और मेरी बात सुनिएगा, एक बार मैंने पहले भी आपको बताया था, एक सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी क्या होती है, सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी क्या होती है, बताओ, स्ट्रेटेजी कैसे बनानी चाहिए? एक सब स्ट्रेंथ पे बेस्ड हो और अपॉर्चुनिटी का फायदा होता स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करना है। ठीक है, आपको इसको इससे क्या कराना होता है, मैचिंग, इंटरनल की और एक्सटर्नल की। तो व्हाट इज अ गुड स्ट्रेटेजी? अ गुड स्ट्रेटेजी इज दैट वेयर देयर इज अ मैचिंग, वर्केबल मैच। मैं बोल रहा हूं इन दोनों में क्या होना चाहिए, परफेक्ट मैच होना चाहिए। क्या बोला मैंने, परफेक्ट, ऐसा नहीं बोलना चाहिए परफेक्ट, कभी कुछ बताइए। तो परफेक्ट वर्ड कभी यूज मत करना। ठीक है, जितनी भी कंपनी सक्सेसफुल हो रही है वो क्यों हो रही है पता है, क्योंकि वो इन दोनों के बीच में क्या ढूंढ पाई, एक मैच।
समझ गए, वो उनको मैच करा लिया उन्होंने, आने वाली अपॉर्चुनिटीज को किससे मैच करा लिया, अपनी स्ट्रेंथ से। समझ गए मेरी बात। और थ्रेट्स को कैसे न्यूट्रलाइज कर लिया, अपनी वीकनेसेस को कम कर लिया। तो हर आदमी में स्ट्रेंथ भी होती है और वीकनेसेस भी होती है। स्ट्रेंथ का फायदा उठा के हमको किसका फायदा उठाना चाहिए, स्ट्रेंथ को यूज करके, यूजिंग स्ट्रेंथ वी शुड कैपिटलाइज ऑन, बोलो कैपिटलाइज मतलब फायदा उठाना चाहिए किसका, अपॉर्चुनिटी का। एंड बाय मिनिमाइजिंग द वीकनेस, मिनिमाइजिंग द वीकनेसेस वी शुड न्यूट्रलाइज द थ्रेट्स। न्यूट्रलाइज मतलब उसे सुन कर देना, जैसे करते हैं ना वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, निष्क्रिय कर देना। निष्क्रिय मतलब एकदम सुन के भाई वो समझ लो ना, ऑपरेशन करते तो करते ना वो, तो ऐसे ही। तो थ्रेड्स को क्या करना है, न्यूट्रलाइज। तो बढ़िया स्ट्रेटेजी कौन सी होती है सर, जो इन दोनों की क्या करा दे, मैचिंग। और कभी भी परफेक्ट मैच ढूंढने में कभी भी टाइम वेस्ट मत करना, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ वर्केबल मैच। इस चैप्टर में ये लाइन आएगी, इसलिए बार बार दिमाग में डाल रहा हूं वो कीवर्ड। समझ गया मेरी बात। मैं हमेशा, आप देखना, आप जब भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूं हमेशा मैं उन कीवर्ड्स को बार बार आप इस्तेमाल करता हूं, ताकि आपको क्या लग जाए, आपके लिए वो नया वर्ड कंफर्टेबल हो जाए। समझ में आ गई मेरी बात। सो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट अ वर्केबल मैच। जब बढ़िया स्ट्रेटेजी कौन सी होती है, जो इन दोनों के बीच में क्या करा देती है, मैच। अब बताओ, जो भी पिक्चर सक्सेसफुल होती है वो क्यों होती है, उन्होंने मैच करा दिया। समझ में आ गई मेरी बात। ठीक है, अभी वो धुरंधर काफी हिट जा रही है ना, बिकॉज इट वॉज एकदम क्या कर गई, वो मैच कर गई। ठीक है, लोगों की डिमांड्स, लोगों की नीड्स, है ना, लोगों का जो इंटरेस्ट लेवल था अभी बहुत डाउन था, बॉलीवुड की पिक्चरें बिल्कुल लीड आ रही थी, एंड पाकिस्तान के अगेंस्ट वो सेंटीमेंट चल ही रहा था, सिंदूर बिंदूर हुआ था, है ना, अभी थोड़े टाइम पहले हुआ था। सो वो अपॉर्चुनिटी आ रही थी और उन्होंने खुद की स्ट्रेंथ का यूज किया। समझ में आई मेरी बात। तो ऐसे करके करे उन्होंने, बैट्स किया और वो पिक्चर हिट हुई। कौन सी फ्लॉप होती है, जाइए क्या नहीं हो पाती, मैच। समझ रहे हो, अपॉर्चुनिटी कुछ और है, उन्होंने अपनी कोई और स्ट्रेंथ का उसमें यूज कर लिया। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो जो फेल होती है वो क्यों होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन फेल होती है वो इसलिए होती है बिकॉज वो इनके बीच में ठीक से क्या नहीं करा पाई, मैचिंग। और जो सक्सेसफुल होती है वो क्यों होती है, क्योंकि उन दोनों ने इसके बीच में क्या करा ली, बढ़िया मैच। समझ में आई मेरी बात। वो जो वैक्सीन, कोवैक्सीन बनाने वाला वो जो कंपनी थी आधार पूना वाले वाली, वो क्यों हिट हो गई, अपॉर्चुनिटी के साथ उसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, मैच, काम करा। तो मतलब दोनों के बीच में मैचिंग करा दी। समझ गए। चलिए और सुनिएगा, देखो अब मैं आपको बताता हूं कुछ एग्जांपल्स इंटरनल के और एक्सटर्नल के, दोनों के पढ़ा रहा हूं अभी भी मैं। समझ रहे हो, बहुत जरूरी है समझना इसको। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट के एग्जांपल। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का सुनिएगा, इस चार्ट पे फोकस करो, अब जो मैं बना रहा हूं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बेटा दो प्रकार का होता है, ये हमारा टॉपिक ही चल रहा है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दो टाइप्स का होता है, एक होता है माइक्रो एनवायरनमेंट और एक होता है मैक्रो एनवायरनमेंट। सर वो तो इकोनॉमिक्स में होता था, यहां पे भी बिल्कुल यहां पे भी होता है। इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो का क्या मतलब होता था, माइक्रो मीन्स स्मॉल, समझ रहे हो, मैक्रो मीन्स लार्ज एग्रीगेट। ठीक है, सो माइक्रो एनवायरनमेंट ये वो फैक्टर्स होते हैं जो जो बिजनेस के आसपास के होते हैं, उसकी पेरिफेरी, पेरिफेरी मतलब समझो पेरीमीटर, उसके बिल्कुल नजदीक। समझ रहे हो, ये वो वाले फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के बिल्कुल नजदीक होते हैं, जिनसे हम डेली क्या करते रहते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। डेली जिनसे इंटरैक्शन होता है, हमारी भिड़ंत होती है भाई साहब। अच्छा क्या मतलब सर इंटरैक्शन का, एक बात बताओ, क्या बिजनेस एक लाइन होती है, अब बिजनेस डजंट ऑपरेट इन आइसोलेशन। क्या बिजनेस कोई आइसोलेशन में काम करता है क्या, मैंने मान लो पढ़ाने का काम चालू कर लिया, ठीक है, काम चालू किया, अब मैंने कहा अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कमरा बंद कर लिया, है ना, वो बिजनेस चल जाएगा क्या, नहीं। बिजनेस चलाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा। कस्टमर्स तो बाहर से ही आते हैं ना सर, वो गेट ही नहीं खोल रहे, तुम गेट को बंद करके रखा है क्या, एक बंद कमरे में बिजनेस, तो मतलब बंद कमरे में वो हो सकता है क्या, आप बिना किसी से इंटरेक्ट किए काम कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं। वैक्यूम समझते हो ना, वैक्यूम, वैक्यूम मतलब एक खाली जगह है, तो जहां कोई भी और नहीं है, तो क्या बिजनेस एक खालीपन में कर सकता है ऑपरेट, नहीं। बिजनेस को और काम चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए दूसरों से इंटरैक्ट करना ही पड़ेगा। सारे इंप्लॉइज तुम खुद ही पैदा कर लोगे क्या,
उसको 5,000 एम्प्लॉयज चाहिए, ह्यूमन एबिलिटीज के बियॉन्ड है ये काम, खुद तो नहीं पैदा कर सकते ना 5,000, क्या करने पड़ेंगे सर, बाहर से आएंगे ही ना। अरे आए ना, ये तो बोलो, ये तो बोलो, ठीक है। और खुद खुद थोड़ी कर सकते हो, उसके लिए भी भाई साहब ब्याह करना पड़ता है, तो एनवायरमेंट बाहर तो जाना ही पड़ेगा ना आपको। वैसे ही एक बिजनेस होता है, एक बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकता एक एक बंद कमरे में, एक आइसोलेशन में, उसको क्या करना पड़ता है, इंटरैक्ट करना पड़ता है दूसरों से, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल COMICS, बचपन में पढ़ी होगी, अरे पढ़ी होगी, कॉमिक्स, नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी कॉमिक्स ही नहीं पढ़ी, अरे यार, तुम्हारी जनरेशन का क्या ही होगा। सी मतलब बिजनेस को क्या कस्टमर से डील नहीं करना पड़ेगा क्या, कस्टमर तो बाहर से ही आएगा ना सर, है तो एक्सटर्नल का ही पार्ट। अच्छा, ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग आते हैं सर, वो भी तो बाहर से ही आते हैं ना, सब कुछ खुद ही कर लोगे क्या? बोलो वॉचमैन, बोलो वो भी हमें पैदा कर लेंगे, बोलो इंजीनियर, वो भी हम पैदा कर लेंगे, खुद ही कर लोगे सारे, कैसे कर लोगे, बाहर से तो आएंगे ना लोग। एम मतलब मार्केट, सब मार्केट से तो इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा ना आपको, मार्केट में नहीं जाना पड़ेगा, बायर सेलर, बायर है तो सेलर को ढूंढना पड़ेगा, सेलर हो तो बायर को ढूंढना पड़ेगा, इंटरेक्ट तो करना ही पड़ता है। आई मतलब क्या, कॉमिक्स का आई, आई मतलब होता है इंटरमीडियरीज, ठीक है, इंटरमीडियरीज। सी मतलब क्या है, कॉम्पिटिटर, यार उससे भी तो इंटरेक्ट करना पड़ता है, वो कुछ करता है फिर हम कुछ करते हैं, फिर हम कुछ करते हैं फिर वो कुछ करता है, चेंजेस चलता रहता है। तो बिजनेस सर अकेलेपन में नहीं होता, बिजनेस डेली लेवल पे बहुत सारे फैक्टर्स से क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, जो उसके आसपास होते हैं, बिल्कुल नजदीक होते हैं, उनको कौन से वाले बोलते हैं, माइक्रो एनवायरमेंट फैक्टर्स, जो उसके बिल्कुल क्या होते हैं, नजदीक, इमीडिएट, जो बिजनेस के इमीडिएट पेरीफेरी के पास होते हैं, इमीडिएट पेरीफेरी मतलब बिल्कुल नजदीक, भाई ये तो बिल्कुल नजदीक ही है, रोज मिलना होता है इनसे, तो रोज इंटरैक्ट करते हो रोज, समझ में आई मेरी बात। इंटरमीडिएट, आज कोई सामान है, वो क्या आपको मैगी की कंपनी का जो सीईओ है वही देने आता है क्या घर पे, नहीं ना, किसके थ्रू आ रहा है, उस फैक्ट्री से बन के, बीच में क्या है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हो तुम तो, इंटरमीडियरीज, होलसेल, रिटेलर, एजेंट, वो घर पे एसी खरीद के लाते खुद ही फिक्स करते हो क्या उसको, नहीं ना, आता है ना इंस्टॉलेशन वाला, सब कुछ खुद नहीं कर सकते, करना पड़ेगा ना इंटरैक्ट सर, सही है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, माइक्रो वाले, और अब मैं बताता हूं आपको मैक्रो वाले हैं, सप्लायर। अब बोलो सर सब कुछ हम ही सप्लाई कर ले, खुद ही कर लोगे सब कुछ ना कुछ तो आपको बाहर से लेना ही पड़ेगा ना, इनपुट्स तो बाहर से ही लेने पड़ते हैं, यू कांट प्रोड्यूस ईच एंड एवरीथिंग राइट, सो सप्लायर, समझ गए। तो ये होते हैं आपके इंटर्न माइक्रो एनवायरमेंट, एक्सटर्नल में दो होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो कौन से होते हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल बिजनेस है, जैसे मान लो ये बिजनेस है, बिल्कुल ये जो नजदीक नजदीक वाले होते हैं ये होते हैं माइक्रो, और मैक्रो क्या होता है, बहुत बहुत बड़े वाले। एक और बात, जो ये माइक्रो वाले हैं, ये स्पेसिफिकली आपके बिजनेस पे इंपैक्ट करते हैं, हर बिजनेस के अलग अलग होते हैं, सही है, मेरे सप्लायर अलग होंगे, तुम्हारा उसका काम है समोसे का, तुम्हारे अलग होंगे, किसी का बैग बनाने का काम है, उसके सप्लायर अलग होंगे, तो सबके अलग अलग होते हैं, दे आर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब सबके अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, है ना भाई। लेकिन मैक्रो फैक्टर्स सबके लिए क्या होते हैं, सेम, एक समान। मैक्रो फैक्टर्स का एग्जांपल सुनना, इसका नाम है डीजी पेस्टल, सुना होगा आपने 12वीं क्लास में, बिजनेस एनवायरनमेंट नाम का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 था, अरे नीली वाली किताब में, चैप्टर नंबर 3, उसके अंदर होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, वहां आपको बेसिकली एक ही पढ़ाया जाता है सिर्फ, पेस्टल एनालिसिस। क्या होता है पेस्टल एनालिसिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एनवायरनमेंट, पर्यावरण। अब दिल्ली में ये पर्यावरण थोड़ा आप देख रहे हो, एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो रखा है ना एक्यूआई, तो क्या सिर्फ वो मेरे घर को पॉल्यूट करेगा या सबको, आप समझे, तो वो सिर्फ मुझे परेशान नहीं करेगा, वो सभी को अफेक्ट कर रहा है, सही है। मान लो पप्पू तुम्हारा प्रधानमंत्री बन गया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बाय हुक और क्रुक बन गया, अब क्या सिर्फ मेरी लंका लगेगी या तुम्हारी भी, तुम्हारी भी लगेगी, समझ आई मेरी कम लगेगी, फिर भी लगेगी तो है ना। तो ये वो फैक्टर्स है जो सबको कैसे इफेक्ट करते हैं, सभी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, दे आर नॉट स्पेसिफिक, क्या सबके अलग अलग होते हैं, सब तुम्हारा प्रधानमंत्री अलग है और मेरा अलग है क्या, सबका सेम ही है ना। लीगल एनवायरनमेंट, अब वो ताई जीएसटी चेंज करेगी, जीएसटी बार बार,
तो सिर्फ मेरे ऊपर ही इफेक्ट थोड़ी आएगा, सब पे इफेक्ट आता है सर। समझ रहे हो मेरी बात? तो लीगल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, जब नया टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट आएगा, नया इंटरनेट आएगा, 5G आएगा, 5G आ गया, मान लो 6G आएगा, 7G आएगा, क्या मेरे लिए आएगा सिर्फ? तो मेरे लिए भी तो आएगा ना। समाज, समाज बदलेगा तो सिर्फ मेरे लिए थोड़ी बदलेगा। समझ रहे हो? समाज बदल रहे हैं ना, द पीपल आर चेंजिंग, सोसाइटी इज चेंजिंग, द वे हाउ द बिहेव इज चेंजिंग, द वे दे टेक द रिलेशनशिप, दैट इज चेंजिंग, राइट? समझ रहे हो? तो ये समाज बदल रहा है, मेरे पे थोड़ी इफेक्ट करेगा, सबको ही करेगा। अरे हाँ, है ना, बस करेगा ना भाई। तो ये वो फैक्टर्स होते हैं जो सिर्फ आपके बिजनेस को इफेक्ट नहीं कर रहे, ऑल इन ऑल सबको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो ये क्या होते हैं, सभी को लार्जली इफेक्ट करते हैं, इसलिए तो क्या बोलते हैं इनको, मैक्रो फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? मैक्रो। मैक्रो में सबको इफेक्ट करने वाले। समझ गए मेरी बात? तो इसमें डीजी का क्या मतलब है? डी का मतलब है डेमोग्राफी। अरे यार, मान लो देश के अंदर जो पॉपुलेशन है वो तेजी से बढ़ रही है, डेमोग्राफी है ना। सो डेमोग्राफी बेसिकली क्या होता है, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, मतलब लोग किस प्रकार के हैं। इफ मोर ऑफ ओल्ड एज पीपल आर इंक्रीजिंग इन अ कंट्री, फॉर एग्जांपल चाइना, चाइना की डेमोग्राफी कैसी है, डोकरे ज्यादा हैं उसमें। पॉपुलेशन में भी किस प्रकार के लोग हैं ज्यादा, डोगरे। सो दे हैव मोर ऑफ ओल्ड एज पीपल, है ना। इंडिया हैज मोर ऑफ यंगर पीपल, है ना। तो वो हमारी डेमोग्राफी वैसी है ना, इसलिए तो इंडिया को क्या बोलते हैं, दुनिया का क्या है, बहुत ज्यादा लिक्रेटिव मार्केट है इंडिया। हर कंपनी को अट्रैक्ट कर रही है इंडिया। क्यों हर कंपनी यहां आ रही है? क्योंकि यहाँ पे किस प्रकार की जनता है, कैसी जनता है सर, यूथ है, यंग है, तो जो क्योंकि चीजों को वही तो खरीदेगी। एंड व्हाट डू यू थिंक, हु वुड बाय स्पोर्ट्स कार, 80 ईयर ओल्ड पर्सन और 30 और 34 ईयर्स या 20 ईयर्स ओल्ड क्या बोलते हैं, बॉय? कौन खरीदेगा स्पोर्ट्स कार? कौन खरीदेगा स्पोर्ट्स बाइक? डोगरे थोड़ी खरीदेंगे, यंग जनरेशन खरीदेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो यही तो बात बता रहा हूं आपको मैं, इसलिए दे आर कमिंग इन इंडिया, क्योंकि इंडिया की डेमोग्राफी उस प्रकार की है। और भी चीजें होती है इसके अंदर, ये सारे नाम आपको समझाऊंगा मैं। सो नाम लिख देखो, डी मतलब डेमोग्राफी, जी मतलब ग्लोबल एनवायरमेंट। वो हम क्या नाम है यूएस वाला डोगरे का नाम क्या है उसका, ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प, है ना। साइको आदमी है ना, खुद नहीं पता क्या करता है। सो वो है। और भी उसकी जो गवर्नेंस है, क्या इफेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है, करती है। यूरोप, यूरोप इंडिया के लिए कैसे काम करते हैं, तो क्या इफेक्ट करेगा ही नहीं करेगा, करता है सर, है ना। इंटरनेशनल बाजार, ग्लोबल एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, इफेक्ट तो करता ही है। रशिया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गई, तो ग्लोबल एनवायरनमेंट में, ग्लोबल में जो जो चीजें हो रही है उसका भी प्रभाव पड़ता है। आई बात समझ में? सिर्फ मेरे ऊपर ही पड़ेगा क्या? नहीं, सभी पे पड़ता है, इसलिए तो मैक्रो एनवायरनमेंट है। समझ? पी मतलब पॉलिटिकल, ई मतलब सेकंड वाला ई, ई दो आ रहे हैं, ई और ई। सेकंड वाले ई का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिकल। लास्ट वाले ई का नाम है एनवायरमेंट। एस मतलब समाज, टी मतलब टेक्नोलॉजिकल। समाज तो खत्म ही है भाई। टी मतलब, एल मतलब लीगल, ई मतलब एनवायरमेंट, पर्यावरण, इकोलॉजी, मतलब देख ही रहे हो वो तो आजकल आप, है ना। एनवायरमेंट और नहीं नहीं, समाज लोगों से बनता है, यहां लोगों की बात हो रही है। सोशल सर्विस, तो सोशल सर्विस से पर्यावरण के लिए थोड़ी करते हैं, हम लोगों को खाना भी खिलाते हैं अस्पताल के बाद, दैट इज नॉट एनवायरमेंट ना। सोशल सर्विसेज सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं है ना, जैसे उसमें एग्जांपल दोनों ही हो गए। आप अस्पताल के बाद खाना खिला रहे हो, वो भी सोशल सर्विस है। आप पेड़ लगा रहे हो, वो भी सोशल सर्विस है। तो फिर वो तो एक ही तो हुआ, एक ही एस्पेक्ट हुआ ना, एक एग्जांपल ही तो हुआ। समझ गए? सोशल, सोशल एनवायरनमेंट मींस समाज। आपका सोशल एनवायरनमेंट कैसे, लोग कैसे, हाउ अवेयर आर दे आर, है ना। सो उनका क्या जो सोच है कैसी है, कन्वेंशनल आउटलुक, रिलेशनशिप्स, बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स, ये सब हैबिट्स। ठीक है, जैसा मेरे को जैसा दिख रहा है अभी, बहुत सारे लोग, इवन मतलब हमारा देश वो देश था जो बहुत सुबह, मतलब बहुत जल्दी उठ जाया करता था, है ना, दुनिया में जाना जाता था, है ना। लेकिन मतलब ये चीजें बदल रही हैं। और ये सब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको पिन पॉइंट करके बोल रहा हूं, आई एम सीइंग दिस जनरली हमारे समाज में बहुत नॉर्मल हो गया है कि 12-1 बजे तक जगना और सुबह लेट
जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ पे मार्केट आपको बताता हूँ, मैं ना ट्रैवल करता हूँ और बहुत अजीब अजीब जगह करता हूँ, है ना, तो बहुत अजीब अजीब बिल्कुल अनडिस्क्लोज्ड अनएक्सप्लोर्ड जगह है, तो मैं वहां पे काफी चीजें देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ। कई जगह देखे मैंने जहाँ मार्केट ही 11 बजे खुल रहा है, 9-10 बजे तक भाई मार्केट ही नहीं खुल रहा। ठीक है, हमारा जयपुर ऐसा नहीं था, अपना जयपुर था 7-8 बजे ही खुल जाता था मार्केट। अब यहाँ का भी मार्केट धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, 10-11 बजे पे थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है। क्यों? लोग ही नहीं उठ रहे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीजें बदल रही हैं, समाज बदल रहा है। सो रात को मार्केट बढ़ रहा है, 10-11-12-1-2 बजे तक चल रही है चीजें। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें बदल रही है, समाज का पार्ट है, समाज सोशल बदल रहे हैं ना, तो ये सब एनवायरमेंट आ जाता है। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, मेनली अगर आपको बोलूं तो ये वाली चीजें, और इक्का दुक्का इनमें से भी पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में क्या क्या है आपके कोर्स में, मेरे को तो मैं तो सारे ही पढ़ा दूं, लेकिन तुम्हारे कोर्स में भी तो होना चाहिए ना। तो आपको बताता हूं अपन किसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ज्यादातर टॉपिक्स टॉपिक्स जो पढ़ेंगे कॉम्पिटिटर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से तो आई डोंट थिंक और कुछ है, यही है, मार्केट भी नहीं, यही है, ये सारे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चार्ट जो है अच्छे से बना लेना बेटा, एक पेज पे अच्छे से बना के, और इसको लिखिएगा। पहले मैं आपको अभी बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना, जो भी ऑनलाइन बैठा है ना घर पे, इस पे अपलोड कर देना, फिर ग्रुप पे डाल देना, सब लिख लेंगे। लो बेटा इसकी लो फोटो, पहले फोटो ले लो बेटा ऑनलाइन, जो भी बैठे हैं। ले ली? इसके बाद ये वाली ले लो, पहले इस इतने पार्ट की ले लो। हो गया? अब ये ले लो। हो गया? चलो, सो ग्रुप पे डाल देना भाई, है ना? ठीक है, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक चैप्टर, हमारा चैप्टर है, स्टार्ट करने जा रहा हूं, सामने देखिएगा। चैप्टर नंबर 2, एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उसको एनालिसिस करने से क्या पता लगता है, आने वाले अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का। सोचो, अगर आपके देश में समाज बदल रहा है, तो वो सॉरी, ये तो अच्छी बात नहीं है ना सर। देखो मैं कैसे बोलूं अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बदल रहे हैं, बदलाव हमेशा अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, है ना। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस हाउ वी वांट टू टेक इट, एज अ अपॉर्चुनिटी और एज अ थ्रेट। मतलब बदल रही चीजें, तो मैं चाहूं तो अच्छा बदलाव भी कर सकता हूं। समझ रहे हो? उसी प्रकार का जैसा एनवायरमेंट बदल रहा है, अगर आप उसी प्रकार का कुछ काम करोगे तो अपने आप हिट हो रहा है, नहीं हो रहा? क्या आप बताओ, लोग हिट हो रहे हैं ना। समझ रहे हो? जो रील्स बनाना ये सब क्या है, ये अभी का सोशल एनवायरमेंट चल रहा है, तो दे आर फॉलोइंग द सोशल एनवायरमेंट, दे आर फॉलोइंग द सोशल एनवायरमेंट ना। देख रहे हो, आप हिट भी हो रहे हैं, जिनको हम नहीं जानते थे हम उनको जानने भी लग गए। अरे है ना? समझ रहे हो? समाज बदल रहा है, तो ये भी तो एक एनवायरमेंट का ही तो पार्ट है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, आपको टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट बदल रहा है, तो अब जो उसको अडॉप्ट कर लेगा हिट हो जाएगा, और जो नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो आज कई टीचर्स इस वजह से वो क्या नहीं मार्केट में खत्म से हो गए, वो इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने एक गलती करी। आई वुड नॉट से कि उनको पढ़ाना नहीं आता है, मे भी बहुत अच्छा पढ़ाना आता हो, बट प्रॉब्लम क्या है, दे डिड नॉट अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी, राइट? नया टेक्नोलॉजी सीखना, वो तो उनको जो बदलाव आया कोविड में आया था, ये एक्चुअल बदलाव कब आया, कोविड में आया। सो अब कई लोगों ने उस चीज को कैसे लिया, पॉजिटिवली, कई लोगों ने उसको कैसे लिया, नेगेटिवली लिया। ठीक है, सो बहुत मुश्किल होती थी इनिशियली, तो मैं, अब बिलीव करो 2020 में कोविड आया ना, सो मार्च अप्रैल की बात है, अप्रैल से मेरे बैच स्टार्ट हो गए, तो मुश्किल तो मुझे भी हुई, कितनी सारी चीजें ट्राई करी मैंने, कितने सारे तरीके सीखे, पहले ट्राई किए कि पढ़ाऊं कैसे, घर से पढ़ाना था, क्योंकि घर से यू विल नॉट बिलीव, हर दिन के 10 बैच चल रहे थे मेरे, हर दिन के, घर से भी, उतना काम था उस टाइम पे मेरे पास भी, है ना। अब आप समझो, तो लेकिन बड़ा मुश्किल था उसको कि पहले ये किया, पहले एक नया मेथड ट्राई किया, मेरे को थोड़ी पहले पता था कि ऑनलाइन क्या होता है। मतलब मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता था उस टाइम उस कंपनी के लिए, लेकिन मतलब ऐसे घर से नहीं पढ़ाना आता था। समझ लो, घर पे इक्विपमेंट्स वगैरह अलग टाइप के होते नहीं होते थे, है ना, पहले पता ही नहीं था ऐसा कुछ होगा, तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी। अब
कभी अच्छी हुई कभी बुरी हुई, फिर और चीजें सीखी, यूट्यूब पे देखा कि कौन लोग क्या यूज कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजें आती हैं, अलग अलग चीजें ट्राई करी, और ऐसे करके 3-4 चीजें ट्राई करी, 5 तब जाके मेन वाले पे पहुंचा, तब जाके एक लास्ट में अच्छा सेटअप एक बन गया। तो फिर मैंने उससे काम स्टार्ट कर दिया, समझ गया आप मेरी बात। तो क्या है, लेकिन कई लोग उससे क्या हो गए, अफेक्ट हो गए। अब क्या हो रहा था, आदमी सामने तो था ही नहीं, पहली बार ऐसा हो रहा था कि यार बच्चे नहीं है सामने। अब यार वीडियो में स्क्रीन पे देख के क्या जोक मारूं मैं, जस्ट इमेजिन 10 बैच है भाई साहब, हर बैच में 75, 100, 150, 150 बच्चे थे, कैसे मैनेज करूं। मतलब क्या होता है काम, तो ये वो है कि आप सोचो एक बच्चा भी डिससेटिस्फाइड नहीं हो सकता है, अगर हुआ तो आपके पूरे कलंक लग जाता है, स्टिग्मा लग जाता है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये बहुत आसान काम थोड़ी है, इट्स अ चैलेंजिंग जॉब, तभी तो अच्छा लग रहा है मेरे को काम करना। समझ लो चैलेंजिंग काम है, नई नई चीजें आती है, नई नई चीजें, नए नए लोगों से मिलते हैं, हर साल में अराउंड 400-500 लोगों से अभी मैं मिल रहा हूं, अभी अगर आप बात करेंगे तो नए नए लोगों से मिल रहा हूं, बार बार एनवायरमेंट बदल रहा है ना, तो इट्स अ चैलेंजिंग जॉब, राइट। सो अब टीवी को देख के कैसे मैं जोक मारूं, बड़ा मुश्किल हो रहा था वो, समझ रहे हो। तो ठीक है, मैंने जैसे समाव मैनेज किया, मेरे बड़े भैया भी पढ़ाते थे, ठीक है, बड़े भैया भी पढ़ाते थे। अब उनको बड़ी परेशानी आ रही थी उसमें, ठीक है, बिकॉज ही वॉज सच काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको चाहिए सामने जनता, और वो बहुत खतरनाक हाई लेवल का पढ़ाता है, बहुत खतरनाक, मतलब यू वोंट बिलीव कि मैं अगर उसको उसके अराउंड तो मैं 50% भी नहीं हूँ, ठीक है। एंड ही इज एक्सट्रीमली खतरनाक आदमी पढ़ाने में, मतलब समझिए, जो एक बार पढ़ लेता पागल हो जाता है उससे पढ़ के, वो खतरनाक पढ़ा, लेकिन उसको सामने क्या चाहिए, जनता। इट्स अ शोमैनशिप फॉर हिम, कि भाई यार शोमैनशिप है, सामने जनता होगी तो ही तो मजा आएगा। ऐसे वो नहीं पढ़ा पा रहा था, उसको बड़ी परेशानी आ रही थी, एंड आई वाज कंटिन्यूअसली वाचिंग हिम कि उनको उसको परेशानी आ रही है। समझ रहे हो, कैमरे को देख के बात करना तो ठीक है, राइट, मोबाइल लग रहा है सामने, कैमरे को देख के उसको परेशानी आ रही थी, परेशानी मुझे भी आ रही थी, बट आई समहाउ मैनेज्ड, ही डिडंट मैनेज। तो समझ रहे हो, ही गेव अप आफ्टर सम टाइम, 1-2 बैच पढ़ाया, फिर उसने गेव बोला नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा, ये मैं नहीं करूंगा ये। सो यू आर गेटिंग मी ना। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसे कैसे ले रहे हो। बदलाव तो होता है, बदलाव तो होगा, सब चीजें तो नहीं रुकने वाली है, एज इट इज एक समान तो नहीं होगी। समझ रहे हो, जीवन में बदलाव होता ही रहेगा, इन सब चीजों में जो अपन ने अभी एक चार्ट में पढ़ा, बिजनेस के अराउंड ये सब चीजें बदलती रहती हैं, और आपको हमेशा क्या रहना चाहिए इसके लिए, यू शुड बी अलर्ट ऑन योर टोज, बदलने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि बदलना पड़ेगा, चल वही कम नहीं रही है जो बदल रही है। समझ रहे हो मेरी बात, बदलाव को के हिसाब से खुद में चेंजेस करने पड़ते हैं, राइट। तो वो सब है, करने पड़ते हैं, जो कर रहा है वो चल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात, इसलिए बहुत जरूरी हो जाती है ये सारी चीजें, समझ रहे हो। चलो, तो चैप्टर नंबर 2 का पहला टॉपिक आपको दिखाता हूं। वैसे हम टॉपिक से पढ़ रहे थे, ये सब हमारा चैप्टर ही चल रहा था, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी था बेस बनाना, क्योंकि अब मैं जितनी बार भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोलूंगा आपके मन में वो वर्ड्स घूमेंगे। समझ रहे हो, उससे पहले अगर मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोलता तो आपके माइंड में कुछ घूमता ही नहीं। अब आपके माइंड में वो वर्ड्स घूमेंगे जो मैंने उधर लिखे थे, आगे वो चार्ट घूमेगा आपके, समझ गए। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, वो सारी चीजों को बोलते हैं, ठीक है। अब सुनना भाई, क्या लाइंस लिखी है अच्छे से सुनिएगा सब लोग। स्ट्रैटेजी और एनवायरनमेंट, सर इनमें कोई रिश्ता होता है क्या, बिल्कुल सर। एनवायरनमेंट क्या होता रहता है, डायनामिक होता है, बदलते रहता है, कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है, बदल रहा है, तो उसमें चलाने के लिए क्या बनाती रहनी पड़ेगी हमको, स्ट्रैटेजी, बार बार बनानी पड़ेगी, बार बार रिव्यू करनी पड़ेगी, बार बार ऑल्टर करनी पड़ेगी, बदलाव करते रहने पड़ेंगे भाई साहब। तो इनमें तो बहुत क्लोज रिलेशन है फिर तो, समझ रहे हो, क्योंकि बदलाव तो बार बार हो रहे हैं, तो इन बदलाव में आप कैसे उसे मैनेज करोगे, है ना, तो उसे कैसे करोगे, उसके लिए क्या जरूरी है, यू नीड टू हैव अ गुड स्ट्रैटेजी। समझ में आई मेरी बात, देख लो स्ट्रैटेजी है। आज एक बार बताओ, विराट कोहली वॉज अ लेजेंड, नॉट वॉज अ लेजेंड, ही इज अ लेजेंड, राइट। चीजें बदल रही है ना, उसके लिए भी एक समान कहाँ है। 2 साल पहले क्या सिचुएशन थी, अभी क्या सिचुएशन चल रही है, और अभी भी सिचुएशन कितनी टर्मोइल में हो रहा है, टर्मोइल मीन्स टर्बुलेंस, जीवन यो चल रहा है। विराट कोहली के लिए भी तो जस्ट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स यार, एक जैसी नहीं रहे। ईशान किशन, जानते हो ईशान किशन को, एक सुना है? ओपनर है इंडियन, उस फुटबॉल में खेलता है, दीदी जानते हो, इंडियन क्रिकेट में, तो क्रिकेट टीम में है, आईपीएल का पार्ट है, आईपीएल में उससे खेलता है, खेलता था, किसे, मुंबई इंडियंस का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर था, इंडियन टीम में भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर था, विकेट कीपर बैट्समैन है। उसके लिए चीजें कितनी टर्मोइल में रही, बदल रही है, ठीक है। तो आप यही तो समझो कि बिजनेस में भी बदलती रहती है, एंड
कौन फिर उसको सरवाइव कर पाता है, कौन उसमें सक्सेसफुल हो पाता है? जिसके पास उसको मैनेज करने के लिए क्या है? स्ट्रैटेजी। एनवायरमेंट बदल रहा है साहब, आपके पास क्या होनी चाहिए? एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। समझ रहे हो? अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया होगा, लास्ट या लास्ट में बोला था मैंने आपको कि मैं अभी भी अपने ऊपर काम कर रहा हूं, क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि चीजें बदल रही है। आज अगर मान लो ये सब्जेक्ट हट जाता है तो मेरी इनकम में से अराउंड 15-20 लाख रुपए की कमी हो जाएगी, तो मैं आज उसके लिए क्या करते रहूंगा? सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से इतना हो जाता है, समझ लो। लेकिन तो अगर एक सब्जेक्ट हट जाएगा, अभी मैं और भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, तो लेकिन मेरे को और काम करना पड़ेगा ना अपने ऊपर। आई नीड टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, आई नीड टू स्टार्ट लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स अनदर, करते रहना पड़ेगा। दिस इज माई दिस इज वाई। तो इफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, अगर वो बदलते जा रहा है, तो आपको क्या होना चाहिए? यू नीड टू हैव अ गुड स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी भी क्या होती रहती है? बदलती रहती है। यही तो खेल है। एनवायरनमेंट को एनालाइज करते रहो, स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करते रहो। एनवायरनमेंट को एनालाइज करते रहो, स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई, तभी तो चल पाओगे, नहीं तो कैसे चलोगे? बदलते रहना पड़ेगा ना। समझ रहे हो मेरी बात? आज से 10 साल पहले जो स्ट्रैटेजी थी वो तो नहीं है आज। समझ रहे हो? 10 साल पहले तो मैं 10-10 चार्टे भी मार देता था। पढ़ाया किया, ऐसे ऐसे बच्चों को ठीक किया भाई साहब, वन शंट। पुलिस वालों के बच्चे आते थे, पुलिस वालों के बच्चे भाई साहब वन शंट लेवल के होते, बिगड़े। सोचो पुलिस वाले की बात नहीं मान रहा, खुद के बाप की मेरी क्या मान लेगा? लेकिन ऐसे बच्चों को भी पढ़ा के अच्छी परसेंटेज उनको क्लियर करवाना, क्या बिलीव करोगे कोई ऐसा कर सकता है? मैं बच्चों को बंक मारते हुए बच्चों को उठा के लाता था इंस्टीट्यूट पे, और दे दे के खिंचा खिंचा के मारता था पहले, लेकिन उठा के भी तो लाया हूं। बंक मार रहे थे, मेरे को बोले सर आज ना हमारे स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास है। मैं उस स्कूल वाले को अच्छे से जानता हूं, वो तो नॉर्मल में ठीक से नहीं पढ़ाती वो टीचर, एक्स्ट्रा क्लास घंटा लेगी, तो मेरे को पता था वो एक्स्ट्रा क्लास तो ले नहीं सकती। मैंने क्या पागल बना रहे? ठीक है, मैंने ढूंढा, स्कूल के आसपास एक पार्क था, वहां पे खेल रहे थे, लेके आया घर पे। बट दैट एनवायरमेंट वाज डिफरेंट, एंड टुडे द एनवायरमेंट इज डिफरेंट। चीजें बदलती हैं। आज आई कांट बी द सेम। चीजें बदलनी जरूरी है, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके पास। यू शुड हैव अ स्ट्रैटेजी इन प्लेस। समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? तो ये सब है भाई। तो बताओ, क्या स्ट्रैटेजी और एनवायरमेंट में कोई रिश्ता है? यस। क्या रिश्ता है सर? बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता रहता है? बदलते रहता है, इवॉल्व होते जा रहा है। ठीक है, सो उसमें आपको क्या होना चाहिए? यू शुड हैव अ गुड स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है। समझ गए? ये है। सो क्या लिखा है? एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय इट्स बिजनेस एनवायरमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस किस पे निर्भर करती है? उसके बिजनेस एनवायरमेंट पे। आपको बताऊं, अब इसलिए तो बोल रहा हूं, बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है? बदलते रहता है, और बदलाव हमेशा बुरा नहीं होता है। अभी से आप सीख लो ये बात, ठीक है? आपको बहुत मदद मिलेगी इस बात से, बदलाव हमेशा बुरा नहीं होता है। चाहे आपकी लाइफ में कुछ पर्सनल लाइफ में चेंजेस आ रहे हो या बिजनेस लाइफ में चेंजेस आ रहे हो, डोंट टेक इट एज अ नेगेटिव थिंग। चेंज इज नेवर अ बैड थिंग। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने क्या बोला? इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन अस हाउ वी टेक इट। समझ में आ गई मेरी बात? एक प्लेयर है हार्दिक पांड्या, जानते हो? नहीं जानते? उसके जीवन में बड़ी परेशानी आई, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में काफी परेशानी आई, है ना? उसको एक टीम का कैप्टन बना दिया गया, उससे वो भी दूसरे कैप्टन को हटा के, एंड फुल पीपल, बॉयज, गाइस, सब कुछ वो उसके अगेंस्ट में थे, उसको बू कर रहे थे, है ना? बहुत ज्यादा, मतलब उसको मजाक उड़ा रहे थे, मतलब बहुत बुरी पेज, है ना? पूरी दुनिया में सारी चीजें नेगेटिव चल रही थी उसकी, एक ही समय पे सारी चीजों श्रीलंका एक साथ लगती है हमेशा। पर्सनल लाइफ की छोटी बड़ी हो रखी थी, बिजनेस लाइफ की, प्रोफेशनल लाइफ की छोटी बड़ी एक साथ हो रही थी, लेकिन उसने कैसे लिया उसको? ही टुक इट एज अ अपॉर्चुनिटी। ज्यादा उससे उसने खुद को इफेक्ट होने नहीं दिया, पॉजिटिवली उसको लिया, है ना? सो यही तो बात है, बदलाव क्या है? हमेशा बुरा नहीं होता है, ये आज आप समझ लो। और बदलाव आना जरूरी है। अगर बदलाव नहीं आएगा तो अपॉर्चुनिटीज भी नहीं आएगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो पुराने वाले टीचर से पढ़ा रहे होते, आज मैं यहां नहीं होता। अगर बदलाव नहीं होता तो चीजें बदलती है ना, तो वो कई लोगों के लिए क्या होती है? अपॉर्चुनिटी। और कई लोग उसे कैसे लेते हैं? थ्रेट की तरह लेते हैं। सो बदलाव आने से, अगर बदलाव ही नहीं होते तो आज जो 20 साल पहले कंपनियां थी वही चल रही होती है, नए नए बिजनेस चालू नहीं होते। आगे बात समझ में? आज नए नए बिजनेस चालू हो चुके हैं, ऑनलाइन है, उसमें भी वर्चुअल में भी कितनी सारी चीजें हैं, कितने सारे अलग अलग प्रकार के बिजनेस चालू हो चुके हैं। समझे या नहीं समझे? समझ गए? उसको जानते हो आप लोग, क्या नाम है, एलविश यादव को जानते हो? एलविश यादव को जानते हो? सुना है नाम? अच्छा, उसको जानते हो? क्या नाम है वो, समय रैना को जानते हो?
जानते हो, सुना है? ज्यादा मत सुनना, ठीक है। और भी है लॉट ऑफ अदर पीपल, अनुभव बस्सी, बस्सी बस्सी को जानते हो, बस्सी को? और भी नाम ले लेते हैं, ऐसी क्या बात है ना? तो ये सब क्या है, अगर आज एनवायरमेंट नहीं बदलता तो आप इनको जान पाते? नहीं जान पाते। क्या वो बिग बॉस में आ पाते ऐसे लोग? नहीं आ पाते। बिग बॉस में ज्यादातर कैसे लोग आ रहे थे पहले? मैं पहले ही देखता था, अब आजकल मैं देखता नहीं हूं। 4 5 10 साल पहले, 7 8 साल पहले अच्छा आता था बिग बॉस ना। सो पहले कैसे लोग आते थे? दे यूज्ड टू बी सेलेब्स ना, सेलिब्रिटीज ज्यादा होते थे उसमें भी, मूवी वाले ज्यादा होते थे, मूवी वाले और टीवी वाले भी थोड़े बहुत होते थे, ठीक है। इक्का दुक्का कोई कंट्रोवर्शियल टाइप के लोग ये लाते थे। अब ज्यादातर क्या भर देते? इन्फ्लुएंसर्स भर देते हैं, है ना। वो एक शो आता है रोडीज, सुना है? एमटीवी रोडीज एक नाम का शो आता है, बहुत प्यारा शो आता था आज से 10 साल पहले। अब बहुत ही घटिया हो गया है। क्यों? वहां पे भी वही चीजें घुसा दी है, उनका अलग चीजें हो गई है। सो वो ये ना यार, एनवायरमेंट क्या होता रहता है? बदलता है, बदलता रहता है। और बदलाव ही क्या होता है, बदलाव को कभी नेगेटिवली मत लेना हो, तुम्हें तो वैसे भी नहीं लेना, तुम्हारे कोर्स में गलत कर दोगे नहीं तो। चेंज इज ऑल, चेंज इज नेवर नेगेटिव, change can be positive, it can be negative, it all depends you on you, how you take it. If you take it as a opportunity or if you take it as a threat, हमेशा वो नुकसानदायक नहीं होता है। सो इसलिए तो बोल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस किस पे निर्भर करती है? एनवायरमेंट पे। अगर एनवायरमेंट बदल रहा है ना, तो ही तो तुम्हारे लिए क्या निकलेंगे, कुछ नए मौके। नहीं तो अगर एक बार बताओ, चीजें जैसी चल रही है, मान लो तुम नई नई कंपनी थी, तुम्हारी कंपनी, तुमने नया नया काम चालू किया, लेकिन चीजें बदल ही नहीं रही। बेटा बदल नहीं रही ना, तो वो पुराने वाले बाप वो वहीं रहेंगे, तुम तो कभी ऊपर आ ही नहीं पाओगे। तुम कैसे ऊपर बढ़ोगे जब तक चीजें बदलेगी नहीं? चीजें बदलती है तभी तो नई नई कंपनी आगे बढ़ती है। वो अपॉर्चुनिटी का फायदा, अगर चीजें बदलती ही नहीं, तो मान लो अगर पेट्रोल डीजल के दाम वही रहते तो आज ओला कंपनी दुनिया में होती? होती नहीं। ओला के वो ईवी स्कूटर होते दुनिया में? होते ही नहीं। ईवी गाड़ियां होती क्या दुनिया में? वो भी नहीं। चीजें बदलती हैं तभी तो क्या निकलती हैं? अपॉर्चुनिटीज, मतलब बदलाव होते हैं। और तो यही तो है। तो याद रखो, कुछ कंपनियां कितनी सक्सेसफुल हो गई, नहीं तो आज सोचो, पहले अमीर अमीर आदमियों में किसके नाम आते थे सबसे अमीर में? बिल गेट्स, इंडिया वाले नहीं, विदेश वाले बोलो, मेन वाले। बिल गेट्स हो गए, है ना, वॉरेन बफे, ये सब अमीर लोगों में आते थे। लेकिन अब कौन बड़ा अमीर हो गया ज्यादा? कौन, क्या नाम है, जोर से बोलो। इलॉन मस्क, दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर, और बहुत ज्यादा अलग लेवल पे है। डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है, मेजर। कैसे अमीर कैसे बन गया? 2003 या 2000 से पहले तो उसकी कोई ऐसी कुछ बिजनेस भी ढंग का नहीं था उसका। फिर हाँ, अलग कुछ कुछ अलग था ना, ये वाला जिस जिस बिजनेस से उसने हिट हुआ या अमीर बना, वो बिजनेस तो था ही नहीं। लेकिन क्या हुआ सर, चीजें बदलने लगी, एनवायरमेंट वॉज चेंजिंग, ठीक है। जो फॉसिल फ्यूल्स, ये जो एनर्जी जिसकी हम बात करते हैं, फ्यूल्स की, है ना, पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल, ये सब दुनिया में इसकी क्या आने लगी, कमी आने लगी, पर्यावरण पे नुकसान होने लगा। उसने इसको बदलाव को कैसे देखा? एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि यार मेरे लिए इसमें क्या है, अपॉर्चुनिटी, एंड आई शुड वर्क फॉर ऑन सच अ एनर्जी जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। समझ रहे हो? कस्टमर सेंट्रिक, याद करो इनोवेशन में हमने बात करी थी, इनोवेशन बढ़ा था ना चैप्टर नंबर 4 में। इनोवेशन में 3 बातें हमने करी थी। पहली, इनोवेशन के 3 फायदे होते हैं, क्या? सीए में आईपीसीपी, सीए क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाता है, आईपी मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, और सीपी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। उसने 2 कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को फोकस किया। बोला एक, बोले यार ये दाम, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि यार ये चीजें है ना, पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल, ये क्या होते जा रही है दुनिया में, कमी होती जा रही है इनकी, और ये बहुत फ्यूचर में क्या होने वाले हैं, महंगे होते जा रहे हैं। तो ये किसको नुकसान पहुंचाएंगे? कस्टमर की जेब पे। समझ में आई? फिर उसने इसका साथ में दूसरा पर्सपेक्टिव भी देखा। बोले यार ये जितना ज्यादा ये सब निकाल रहे हैं, ये जो कर रहे हैं पेट्रोल डीजल, ये जो गाड़ियां चल रही हैं, इससे पर्यावरण का क्या हो रहा है, नुकसान। सुना होगा आपने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ये सब पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है ना। अरे हाँ, है ना। तो ये भी उसको समझ में आया। और उसको ये समझ में आया, बोले यार ये पर्यावरण को ठीक करना पड़ेगा, ये भी क्या है, एक आने वाली, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। उसने दोनों प्रॉब्लम्स पे फोकस किया, ऐसा प्रोडक्ट बनाया, एनवायरमेंट के हिसाब से उसको समझा, एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, उस पर काम करना चालू किया, और आज दुनिया में सबसे नंबर 1 कंपनी है। क्या बोला? अब सक्सेस, एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन द बिजनेस
एनवायरमेंट। जब वो बदलेगा ही नहीं तो फिर अपॉर्चुनिटी और थ्रेट कहां से आएंगे बेटा? चीजें जब बदलती है ना तभी क्या आती हैं? अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। तो कुछ कंपनियां आगे बढ़ती हैं, कुछ पुरानी डूब जाती हैं, जो उसे अडॉप्ट नहीं करती, जो उसके हिसाब से नहीं चलती, उसके हिसाब से खुद का स्ट्रेटेजी नहीं बदलती। कई कंपनीज ने नहीं बदला, खत्म। कई कंपनीज ने बदला समय के हिसाब से चीजों को, चालू है और बहुत हिट हो गई। समझ रहे हो मेरी बात? ये है। इंडिया में सबसे ज्यादा ईवी गाड़ी किसकी दिखती है? होंडा कंपनी की दिखती है आपको, या ये ओला वोला और iQube और ये सब? सबसे ज्यादा स्कूटर किसका बिकता था? होंडा एक्टिवा ना। इन इंडिया इट वाज द लार्जेस्ट कंपनी इन स्कूटर्स, पेट्रोल स्कूटर्स। ईवी में कहा है ज्यादा? ईवी में ज्यादा किसके हैं? बाकियों के हैं। अब देख रहे हो ना मेरी बात? तो देखा, नई कंपनी को मौका मिल गया ना, उसने एनवायरमेंट को समझ के बोले और कारों में भी तो आ रही है तकनीक, लगाओ स्कूटर के अंदर भी। तो उन्होंने स्कूटर में भी पकड़ा उस मामले को, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और बदलाव किया, एनवायरमेंट के हिसाब से चीजों को बदला और सक्सेसफुल बन गई। होंडा एक्टिवा जैसी कंपनी को बीटअप कर दिया। समझ रहे हो? ईवी स्कूटर्स में, है ना, वो लेट थी बड़ी और ये बहुत जल्दी आ गए उसमें, सही समय पे समझ गए उसको बदलना। ये तो बात है। एनवायरमेंट बदलेगा तभी तो क्या निकल के आती है? Opportunities or threats. So an organization's success is dependent on the business environment and even more from its relationship with it. और उससे भी ज्यादा किस पे डिपेंड करती है? आपकी उससे कैसी रिलेशनशिप है? किससे? एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट से आप कैसे रिलेट करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो? समझ रहे हो? अगर आप बहुत अच्छे से जल्दी उसको समझ के रिस्पॉन्ड करते हो तो भाई साहब आप यूं 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 जाओगे लाइफ में, बिजनेस में। बट अगर आप बहुत लेट हो जाते हो, समझ लो, बहुत आलसी हो, उसको समझ ही नहीं पाते, एनवायरमेंट चीजें बदल जाती हैं, 1000 कंपनियां पहले कर लेती है, तुम यू आर द लास्ट वन टू चेंज इट, तो फिर आप ऊपर कैसे जाओगे सर? दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी। समझ रहे हो? तो ये लाइन याद रखना, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप सोचो। ठीक है? और क्या होता है सर एक्सटर्नल एनवायरमेंट? बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरमेंट रेफर्स टू द ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स और इन्फ्लुएंसेस और सिचुएशंस। ये वो फैक्टर्स होते हैं, ये वो सिचुएशंस होती हैं जो इफेक्ट करती है बिजनेस को किसी ना किसी तरीके से, विच अफेक्ट्स द बिजनेस डिसीजंस, विच अफेक्ट्स द बिजनेस प्लान्स एंड ऑपरेशंस। सर जब ये चीजें बदलती हैं तो किस पे प्रभाव आता है हमारे? जब ये चीजें बदल रही थी, ईवी गाड़ियां आ रही थी, तो कंपनियों के ऊपर कैसा प्रभाव आया? होंडा के ऊपर कैसा प्रभाव आया? सर उसको क्या चेंज करना पड़ा? डिसीजंस, उसके प्लान्स, उसके ऑपरेशंस। तो सर जब चीजें बदलती हैं, एनवायरमेंट बदलता रहता है, तो वो काय पे प्रभाव डालता है? एंड क्या होता है बिजनेस एनवायरमेंट? सर ये वो फैक्टर्स होते हैं जो प्रभाव डालते हैं किस पे? आपके बिजनेस डिसीजंस पे, प्लान पे और ऑपरेशंस पे, काम करने के तरीके पे। समझ में आ गई मेरी बात? चल बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे और इसको रीड करके आना, रिवाइज करके आना। ठीक है?